डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक्स हमने रखा है वह 2022 का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने देखा है 2021 और 22 का जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन की संख्या अधिक होने के कारण 70 क्वेश्चन जो है, जिसके कारण बहुत अच्छा क्वेश्चन और जितने भी एनसीईआरटी का बुक का जो अच्छे टॉपिक्स है वहाँ से क्वेश्चन को रखा गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको सिलेबस में नहीं है। कुछ क्वेश्चन हम पहले भी बतलाए हैं कि सिलेबस में नहीं है और अभी भी हम बतलाएंगे जो एक्चुअली में 12th में नहीं है। पता ही नहीं लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन रखा गया है, लेकिन केमिस्ट्री है, इस बात को ध्यान में रखना है, इसको जानने की आवश्यकता है। तो अक्सर हर एक केमिस्ट्री के आज तक जो एग्ज़ाम होते रहा है उसमें 2-4 क्वेश्चन आपको यूनिक मिलता है जो आपको आश्चर्य लगेगा, जो कभी पढ़े ही नहीं है वो भी क्वेश्चन आता है। तो ये सोचने की बात नहीं है, केमिस्ट्री में ऐसा होते रहता है। अब तो आपको डबल क्वेश्चन है, कोई आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो लेकिन उसको जानने की ज़रूरत है, आखिर है क्या, हम उसको भी बतलाएंगे। कुछ तो आपको 11th लेवल के क्वेश्चन है, कुछ है हाई लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नीट वगैरह जी एडवांस से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको भी का 2 क्वेश्चन रखा जाता है। कुछ क्वेश्चन 10th लेवल का भी है। तो पढ़ने की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हम तो कहते हैं कि केवल मैं ही पढ़ा रहा हूँ, उस चीज़ को आप देखते जाइए ना, सब के सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाएंगे। इतना हम आपको कहते हैं, मेरा अपना अनुभव है और इस बात को आप समझिए। अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करा रहा हूँ और एक आध क्लास और लगेगा, इसके बाद मैं सब्जेक्टिव बतलाऊंगा तो बहुत ही बेहतर ढंग का और बहुत अच्छे ढंग का आपको लैंग्वेज रहेगा, सिंपल लैंग्वेज, अच्छा आंसर, आपको कम लिखना, अच्छा नंबर लाना, ये सारी बातों को हम आपको गाइड करेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आप इस चैनल से जुड़ करके और रेगुलर पढ़ते रहिए, यही काफ़ी आपके लिए होगा। बाकी आपको कोई भी नोट है, गेस्ट है, पासपोर्ट है, आपको ये सारी बात को पढ़ने की समय नहीं है और आपकी आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो रेगुलर हम है पढ़ा रहा हूँ आपको। इससे पहले मैं चैप्टर वाइज जो भी था उसको बतलाया, उसके बाद जब से एग्जामिनेशन निकट आया हमने क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस कराने में लग गया। इसके बाद मॉडल सेट है, उसको तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मिलता ही है, कोई बाहर का नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप देखेंगे सबके सब बन जाता है। साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे ढंग से हम बताएंगे, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे इस चैनल से जुड़ करके आप पढ़ते रहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अथक मेहनत कर रहा हूँ और उसका एक ही कारण है कि मैं हर घर शिक्षा अभियान के द्वारा मैं हर घर में अपना ज्ञान को बांटना चाहते हैं, इसको फैलाना चाहते हैं। ये कब फैलेगा? ऑनलाइन के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। और ऑनलाइन में एक ही चीज़ है कि आप सभी लोग चैनल को दूर दूर तक फैलाइए। इसके लिए क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। तो इस तरह की बातें हैं, इसको ध्यान में रखिए और पढ़िए। हम कहते हैं कि बाहर से क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा, जो मैं बतला देता हूँ उसी में से रहेगा और यह सिलेक्टेड है, कोई ज़्यादा भी सिलेबस नहीं है, इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, हेक्सामिथाइलिन, टेट्राएमीन, फॉर्मालिन, मिथाइलेमीन। देखिए ये भी बड़ा गजीब क्वेश्चन है। यह अब हमने देखा है कि यह हो सकता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एमीन का है, लेकिन दोनों में ऐसा रिएक्शन नहीं है, दोनों में नहीं है। तो हमने इसको रिएक्शन करा के देखा तो यहाँ मिलता है मेथाइल एमीन, लेकिन आंसर दिया है हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन, जो हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है क्योंकि वह रिएक्शन पर सेटे ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसका आंसर डी लिख रहे हैं। यह है मेथाइल एमीन। देखिए ना यहाँ फॉर्मल्डिहाइड
HCHO और अमोनिया का क्या होता है NH3, जब रिएक्शन करेंगे तो ये हो जाएंगे C गो हाइड्रोजन, 3 गो यहाँ से ले लेते हैं और N गो 2 गो NH2 बन गया। तो इस तरह से आपको +½ बन सकता है। तो यह बनने की संभावना है, इसलिए हमने क्या ऑप्शन में दिया है मेथाइल एमीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईस्टर में क्या होता है COO होता है। COO को ईस्टर कहते हैं, जो दोनों तरफ से एल्काइल समूह लगा हुआ रहता है। तो आप देखेंगे ए में है CHO, ये एल्डिहाइड है। CHO क्या है एल्डिहाइड है। CONH2 क्या एमाइड है और COOR यही है आपको क्या है ईस्टर ग्रुप का है और COOH आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसका क्या कौन सा आंसर होंगे, इसका आंसर होगा आपको COOR, एक बॉन्ड इधर खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है। यह अच्छा क्वेश्चन है, यह अच्छा क्वेश्चन है और यह है आपको फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक अम्ल में जो आपको डिफर करने के लिए आपको फेलिंग घोल की आवश्यकता होती है। यह आपको हो जाएंगे C फेलिंग घोल। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होंगे, टॉलिन अभिकर्मक नहीं होंगे, टॉलिन परीक्षण या अभिकर्मक आपको ये भी पढ़ना है, पढ़ाएंगे भी हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में और 2 नंबरिया जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। नेक्स्ट है ना, इसके बाद बेनिडिक्ट का घोल, ये भी नहीं है। यह सब साइंटिस्ट का नाम है, कौन कौन फेलिंग, टॉलिन एंड बेनिडिक्ट। तो इस तरह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लेकिन यह आपको 12th में नहीं है क्वेश्चन। अभिक्रिया है ना RCOOAg को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं CCl4 के प्रेजेंस में, तो एल्काइल ब्रोमाइड बन गया। उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड और CO2 कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसमें पहले हम जानेंगे कौन अभिक्रिया नहीं होगा। ये दोनों ही सिलेबस में है, यह भी एमीन ग्रुप में है, एमीन चैप्टर में, ये भी एमीन चैप्टर में है। हाफमान ब्रोमाइड संश्लेषण नहीं होगा, हाफमान अभिक्रिया, इसलिए कि जब इसमें किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं एल्काइल एमाइड को ब्रोमीन के साथ जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है। यहाँ प्राइमरी एमीन है नहीं कहीं, तो यह नहीं होंगे। कार्बाइल एमीन भी नहीं है, कार्बाइल एमीन भी यहाँ पर इसमें नहीं है। आपको जो इस अभिक्रिया को दिया है वह कार्बाइल एमीन भी नहीं है, तो होगा कौन, तो बच गया है HVZ। HVZ का आपको ये भी अभिक्रिया 11 से पढ़ना है, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट नहीं देता है। तो आखिर होगा कौन, तो बच गया कौन, हंस डीकर बचा, यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर हंस डीकर होगा, ध्यान देंगे और कुछ नहीं। लेकिन यह बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा है क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है साइनाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है। ये तो देखिए ना, हर मतलब एग्जामिनेशन जितने भी हुआ है सभी में यह क्वेश्चन पूछले हैं। फेन प्लवन विधि से क्या होता है साइनाइड, या आपको कहते हैं जिंक सल्फाइड किस फेन प्लवन विधि, तो जिंक सोडियम साइनाइड हो या पोटेशियम साइनाइड हो या लेड सल्फाइड हो या जिंक सल्फाइड हो, यह जो है आपको फेन प्लवन विधि के द्वारा होता है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। आता है क्वेश्चन, इसको एकदम तैयारी ही कर लीजिए, इसको बहुत बिजोड़ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता। देखिए सोडियम क्लोराइड में होता है Na का, इसका मैग्नीशियम का भी होता है क्लोराइड का, एल्युमिनियम का भी होता है, किसका नहीं होगा, आयरन का नहीं होगा। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, यह सब क्वेश्चन को जानने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है, यानी शुद्धिकरण। शोधन का मतलब क्या, शुद्धिकरण। तो किस हूप, आप एक बात जानिए,
हुप जैसे ही वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम हुप जैसे ही आ गया तो एल्युमिनियम होगा। हुप का यह आपको दिया हुआ है, आपको किस में धातु 6 यूनिट 6 में आपको तत्व धातु का जो निष्कर्षण है वहाँ पर एक जगह हुप का चर्चा है, वह हुप के द्वारा एल्युमिनियम का धातु का शोधन किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे और खूब बढ़िया से पढ़िए, बेहतर क्वेश्चन है, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत, बहुत अच्छा बात हम बता रहे हैं और एग्जामिनेशन के लिए यह काफ़ी है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? ये भी वेरी गुड क्वेश्चन है। आप जानिए कि वर्ग 18 के जो तत्व है वो सभी गैस है और गैस का क्वथनांक कम होता है, और गैस है तो गैस में एक से अधिक परमाणु होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके जो बनाता है वह होना चाहिए, लेकिन वह परमाणु है, कोई अणु के रूप में न है। तो ऐसे ही परमाणु है तो उसमें आपको जानिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर भी नहीं हो रहा है, यानी सबसे कम क्वथनांक किस में होंगे? तो वर्ग 18 के तत्व में। और वर्ग 18 के तत्व में भी किसका होगा? तो देखिए, जैसे ऊपर की ओर जो वर्ग 18 में चाहे कोई वर्ग में सबसे ऊपर रहता है उसका अधातु गुण ज़्यादा होता है और वह ज़्यादा गैसीय, जैसी अधातु होगा तो गैसीय गुण ज़्यादा होगा। तो जैसी गैस का गुण ज़्यादा होगा तो उसका क्वथनांक सबसे कम होगा। तो इसका आंसर कौन होगा? हीलियम होंगे। हीलियम आप ऐसे भी जान लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे कम क्वथनांक किसका है? तो वह है आपको हीलियम का है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें होगा कौन? हीलियम होगा। हीलियम का आपको होता है 4.2 केल्विन होता है। तो इसको डिग्री सेल्सियस में लाएंगे तो माइनस आपको 268.8 डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर जाएंगे। माइनस में जो दुनिया में जितने भी वस्तु है उस सभी वस्तुओं में सबसे कम आपका क्वथनांक हीलियम का होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है, यह जनरल कंपटीशन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, और यह ग्रुप 18 के तत्व में ऐसा इसकी बात है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? यह फ्लोरीन होगा। इसलिए फ्लोरीन होगा कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। यह केवल यह HOF यही बनाएंगे, इसके साथ इतना निगेटिविटी ज़्यादा है कि यह और किसी के साथ यह ऐसा संभव नहीं है। क्लोरीन का नहीं होगा, ब्रोमीन नहीं होंगे, आयोडीन नहीं होंगे, क्या होंगे? फ्लोरीन होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है -2 +4 +8 0। देखिए, बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है कि सल्फर एक अणु है, एसिड क्या है? एक अणु है, और अणु का ऑक्सीकरण क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएगा। एसेट हो, P4 हो, HO3 हो, H2 हो, F2 हो, Cl2 हो, Br2 हो, I2 हो, सबका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? इस तरह के क्वेश्चन आता है, यह विलियम चैप्टर से लिया गया है, लेकिन इसके यहाँ पर चर्चा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो अवनमन का मतलब होता है ठंडा। तो ठंडा उसका होगा जो आप जान लीजिए कि वह आपका सहसंयोजी यौगिक हो, है ना। तो सहसंयोजी यौगिक में आपको आते हैं यूरिया है और ग्लूकोज है। तो यूरिया का तो यूज कम करते, यूरिया भी आयोनाइड हो जाता है, और लेकिन यह ग्लूकोज जो होता है इसका विलयन देखिएगा ठंडा हो जाता है। हम लोग गर्मी के दिनों में ग्लूकोज का शरबत पीते हैं कि नहीं? बोलिए आप ही लोग। तो वह होता क्या है कि वह कूल होता है, ठंडा होता है, यानी अवनमन का काम करता है। इसलिए इसका आंसर क्या जाएंगे? ग्लूकोज हो जाएंगे, यूरिया नहीं होगा। NaCl आयनिक है, नमक है, नमक का शरबत जो होते हैं वो आयोनाइड हो जाता है। आप देखिए, वॉशिंग मतलब कहने का होता है कपड़ा पीटने वाला सरफ लीजिए और उसमें बूंद बूंद पानी गिराइए हाथ में, वह जैसे जैसे बॉन्ड टूटेगा उसका वह गर्म हो जाता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पानी में नहीं। तो इसका मतलब क्या है?
कि वह उसका आपको अवनमन नहीं है, उसका उन्नयन है। अवनमन का मतलब ठंडा होना, और ठंडा के लिए क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज रहेगा। K2SO4 भी आयनिक होता है, ये भी नहीं होगा। अब देखना है निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। वेरी गुड क्वेश्चन है यह। आपको ऑक्सीजन, सल्फर, स्लेट वर्ग 16 के तत्वों में दिया गया है। तो सबसे कम वाष्पशील की बात जब होता है तो आप जानेंगे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। पोलोनियम तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वर्ग नीचे को आएंगे धातु का गुण बढ़ेगा, और धातु का गुण बढ़ेगा तो उसका हाइड्राइड का गुण बढ़ेगा, यानी आयनिक होगा। और आयनिक होगा तो उसका जो है वाष्प में बदलने के लिए अधिक तापमान की अधिक जरूरत होता है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएंगे, H2TE हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1 फैराडे के बराबर होता है। 1 फैराडे 96,500 कूलम होता है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, बार बार। आप देखिए 2011 से लेकर अभी तक में लगभग हर जो बोर्ड का एग्जामिनेशन उसमें क्वेश्चन ऐसा मिला है। तो 1 फैराडे जो होंगे 96,500 कूलम के बराबर होता है। इसके लिए आपको फैराडे अवगाद्रो स्थिरांक 6.02 × 10⁻23 को आप जो है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होते हैं, चार्ज होते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम के साथ गुना करते हैं तो 1 फैराडे के बराबर आता है, वो 96,500 कूलम के बराबर होंगे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में होता है। लेड संचायक सेल यानी द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल है। और सेकेंडरी सेल में चार्ज करते हैं तो लेड डाइऑक्साइड होता है। एक लेड होता है जो कैथोड का काम करता है, और लेड डाइऑक्साइड जो होते हैं वह एनोड का काम करता है। तो चार्ज का काम कौन करेंगे, लेड डाइऑक्साइड PbO2। जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो लेड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसका आंसर ए होगा। H2SO4 पुनः उत्पन्न नहीं होंगे। लेड इलेक्ट्रोड पर सल्फेट का परत नहीं होगा, गंध का अम्ल का सांद्रण घट जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह ईंधन सेल है। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, जब हाइड्रोजन जो है आपको एनोड का काम करता है, ऑक्सीजन कैथोड का काम करता है, और कैथोड और एनोड के साथ मिलाने से वो जल बनता है। और यह जल जो है काफ़ी मतलब यह क्या, एक ईंधन सेल काफ़ी नॉन पॉल्यूटेड, इसका कोई पॉल्यूशन नहीं है। इसका यूज अपोलो स्पेस में अंतरिक्ष में किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस तरह का सेल बनाता है, तो ईंधन सेल बनाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, निकोटिनिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है। देखिए विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड होंगे। विटामिन सी का स्रोत जो है आपको साइट्रिक अम्ल भी होता है, निकोटिनिक चाय में पाया जाता है, टार्टरिक इमली में पाया जाता है। लेकिन इसका विटामिन सी का मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल से होंगे, है ना। विटामिन सी जो है यानी स्कर्वी रोग, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए इसका मतलब स्कर्विक अम्ल होगा। उसमें क्या होगा, स्कर्विक अम्ल होगा। विटामिन सी में कौन होंगे, स्कर्विक अम्ल। विटामिन सी में स्कर्विक अम्ल। विटामिन सी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन के लिए इसको याद कर जाएंगे। और विटामिन ए भी, जो विटामिन ए के कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन योक्सिल बहुलक है। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, डैक्रॉन उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होगा। होता क्या है, यह एडिशन पॉलीमर है। जब इथीन को उच्च ताप पर, है ना, बहुलीकरण कराते हैं तब पॉलीथीन का निर्माण होता है। पॉलीथीन जानते ही हैं काफ़ी पॉपुलर है। यह कैसा है, तो योक्सिल बहुलक है। योक्सिल बहुलक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन है एक दर्दनाशक नहीं, एंटीबायोटिक नहीं,
एंटी मलेरियल, यही है आपको। यह आपको हैलो एल्केन और हैलो एरीन के पहला चैप्टर पहला पेज में इसके बारे में बताया है। एंटी मलेरियल जो होते हैं, क्लोरोक्विन जो है मलेरिया के बुखार को ठीक करने के उपयोग में लाया जाता है। यह क्लोरीन युक्त होते हैं, संश्लेषित औषधि है जो जिसका उपयोग मलेरिया रोग को ठीक करने के लिए होता है। और क्लोराम्फेनिकॉल एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग टाइफाइड रोग को ठीक करने के लिए, वहीं पर लिखा है, और मलेरिया को ठीक करने के लिए क्लोरोक्विन का यूज होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को यहाँ पर क्वेश्चन पूछ भी दिया। एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट बनता है वहीं से क्वेश्चन आता है। और देखिए क्वेश्चन सेट करने वाला क्वेश्चन सेटर को कितना दिमाग है कि कहाँ से डेप्थ क्वेश्चन इसको उठाया है, इस बात को ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो यह इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम कह रहा है। तो एंटीबायोटिक दो प्रकार के हैं, एक नैरो होता है, एक ब्रॉड होता है। तो आप देखेंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होते हैं उसमें टेट्रासाइक्लिन होते हैं और क्लोराम्फेनिकल होता है और पेनिसिलिन भी होता है। पेनिसिलिन भी होता है, यानी तीनों होता है। इसमें कह रहा है 9 ही, इसका आंसर क्या है? डी होगा। इस तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, इस बात को ध्यान में रखिए और पढ़िए मन लगा करके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आएगा, इतना ही कहेंगे। और थोड़ा सा और बचल है, कल बतला करके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जाएंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे।